नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं लेखपाल का पेपर जो आज हुआ है उसी को हम डिस्कशन करेंगे। उसकी हमने आंसर की बनाई है, ठीक है। चलिए, इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 अंक का होता है। ये पेपर 2 घंटे का पेपर होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, ठीक है। उसने हाथी पर होता रख दिया और ये सही है। और इसमें पूछा है अशुद्ध पूछा है, ठीक है। दास्ता युक्त जीवन ठीक नहीं, ये भी ठीक है। 4 आदमी के बैठने की व्यवस्था करें, 4 आदमी के बैठने की नहीं, 4 आदमियों के बैठने की व्यवस्था करें, तब ये ऑप्शन होगा आपका सी राइट इसमें, ठीक है। बाकी सब ठीक है। अब हम भोजन करेंगे, ये भी ठीक, ठीक, और ये भी ठीक है, लेकिन ये अशुद्ध पूछ रहा है तो इस वजह से हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन है अध्यात्म शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, तो वो है आपका अधि प्लस आत्म, ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। इसी तरीके से हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है। अब इसमें पूछा गया है सही नहीं है, तो ये वाला नहीं वाला ऑप्शन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जटिल का सरल होता है, बंधन का मुक्ति या मुक्त होता है, गौरव का लाघव होता है, उपकार का अपकार होता है, ना कि उचित अनुचित। उचित का अनुचित होता है, उपकार का जो होता है वो होता है अपकार, तो इस वजह से हमारा ये गलत है, ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या है, तो इसमें है नम प्लस ते, ऑप्शन होगा ए राइट, बी राइट नहीं होगा, ठीक है, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन। बहती गंगा में हाथ धोना, इस मुहावरे का अर्थ जो है वो क्या है, अवसर का लाभ उठाना है, ऑप्शन होगा सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कह रहा है सिंह शब्द का पर्यायवाची नहीं है, सिंह शब्द का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा, गयंद, केसरी, शार्दुल और हरी, तो इसमें कौन सा राइट होगा, इसमें होगा आपका गयंद। गयंद किसका है, ये है हाथी का, तो ऑप्शन होगा आपका ए राइट होगा, इसमें हाथी होगा, ठीक। तो ये तो आपका इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए राइट होगा। कह रहा है नरेश धीरे धीरे बोलता है, रेखांकित शब्दों में कौन सी क्रिया विशेषण अव्यय है, तो इसमें आपका रीतिवाचक होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। झरना का पर्यायवाची नहीं है, झरना का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें आपका वारी है। वारी किसका पर्यायवाची है, तो ये है आपका जल का। बाकी सब इसमें क्या पूछा है, तो झरने का पर्यायवाची नहीं है। सोता, निर्झर और प्रपात ये सब झरने के पर्यायवाची हैं, लेकिन वारी जो है जल का पर्यायवाची है, जल या पानी का, ठीक। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो क्या राइट होगा इसमें, इसमें होगा आपका मुझे कल जयपुर जाना है, ऑप्शन होगा बी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है, तो इसमें आप भी आइएगा, तो इसमें होगा आपका बी राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11वां क्या है। 11वां क्वेश्चन है की स्टोन प्रजाति शब्द किसने गढ़ा था, तो ये गढ़ा था रॉबर्ट टी पेन ने, ऑप्शन ए राइट होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सटीक है, तो इसमें होगा आपका सभी डेटा को सत्यापित करने के लिए एक केंद्रीय सर्वर की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। नेक्स्ट देखते हैं 13वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी 2025 किस देश ने जीती है, तो ये किसने जीती है, ये जीती है आपकी थाईलैंड ने, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। किसको हरा करके जीती है, तो स्कॉटलैंड को हरा करके जीती है, ये ध्यान रखना, स्कॉटलैंड को हरा कर जीती है। नेक्स्ट देखते हैं
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक को प्रारंभ में किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो किसके द्वारा विकसित किया गया था इसको किया गया था एलेक जेफरीज द्वारा। ऑप्शन होगा इसमें डी राइट। ठीक है, चलिए 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से गलत मेल है। तो गलत मेल अब ये कह रहा IRDP 1978-79, ये ठीक है। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में हुआ था, ठीक है, इसकी स्थापना 52 में हुई थी। राष्ट्रीय विस्तार सेवा की 1953 में हुई थी, लेकिन मनरेगा की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 2006 में, लेकिन इसका नाम पहले क्या था? नरेगा था। मनरेगा जो इसका नाम किया गया था वो 2009 में किया गया था, तो ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है? राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो किस वर्ष में शुरू किया गया था? ये किया गया था 2009 में, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता डेटा निगरानी और अद्यतन करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? इसमें किया गया है प्राण पोर्टल लॉन्च किया गया। ऑप्शन होगा डी राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है पारिस्थितिकी में पहचाने गए जैव विविधता की क्षति या हानि के लिए जिम्मेदार ईविल क्वार्टेट 4 मुख्य कारणों में से आवासीय क्षति, अतिदोहन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण और निम्नलिखित में शामिल है। तो इसमें 18 में क्या होगा? इसमें होगा आपका सह विलुप्तता प्रक्रियाएं। ऑप्शन होगा आपका डी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। आप अपना पेपर इससे मिला सकते हैं, ठीक है। चलिए इससे आसानी हो जाएगी, ठीक। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन है? तो वो है आपका आदित्य L1 मिशन। ऑप्शन होगा डी राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई मिस्टी पहल का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। तो ऑप्शन होगा आपका कौन सा? बी राइट होगा। तो ध्यान रखेंगे, इनमें से बाकी कोई सा ऑप्शन नहीं है ऐसा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA का गठन किया गया है? तो किस धारा में किया गया है? ये किया गया है आपका 6 में। सॉरी, ये 6 में नहीं किया गया है क्योंकि ये 3rd में किया गया है। ऑप्शन होगा आपका सी राइट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको दुनिया के एकमात्र तैरते हुए राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है? तो इसमें होगा आपका केबुल लामजोआ राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है? मणिपुर में है। ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है आपका पहले भी। नामदफा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में है। असम और काजीरंगा, असम जो है, मानस जो है असम में है। काजीरंगा सिक्किम में है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी को चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है? चंद्रभागा को जो जाना जाता है वो चेनाब के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन होगा आपका सी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 24वां क्वेश्चन। देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्वेश्चन को हल करने में, ठीक है। डायरेक्ट हम ऑप्शन पे ही आएंगे, इस वजह से हमारा जल्दी पेपर हो जाएगा क्योंकि 100 क्वेश्चन करने हैं तो जल्दी निपटाना है, ठीक है। क्या कह रहा है। भारत की पहली MWH स्केल वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी
VRFB सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो ये कहाँ किया गया था? ये किया गया था आपका NTPC नेत्रा ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन होगा सी राइट। यदि चैनल पे आए हो, नए हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द किस माध्यम से जोड़े गए थे? तो वो जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 में, ठीक। ध्यान रखेंगे 25वें, यदि हम इसकी 25वें अधिनियम की बात करें तो ये किससे संबंधित है? ये है संपत्ति के मौलिक अधिकार को जो सीमित करने और सरकारी संपत्ति अधिग्रहण पर मुआवजा को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर करने से संबंधित है, ठीक है। 44वें बात करें तो ये संपत्ति का अधिकार जो है इसके द्वारा हटाया गया था 44वें के द्वारा, ठीक। ये भी ध्यान रखेंगे। बात करें 39 में जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, PM है, लोकसभा अध्यक्ष हैं और इनके जो निर्वाचन संबंधी और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो क्षेत्राधिकार से इनको बाहर करने से संबंधित है, ठीक है। तो ये सारे आपको अधिनियम भी पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता था? तो किस नाम से भी जाना जाता था? फ्रंटियर गांधी के नाम से। तो किसको जाना जाता है? वो जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन होगा, ये जब्बार नहीं है, गफ्फार खान है, तो ऑप्शन होगा आपका सी राइट, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि यहाँ पे गफ्फार खान होता तब ये सही होता वैसे, लेकिन इसमें आप ई लगाएंगे जब जब्बार लिखा है, तो यदि गफ्फार होता तब ठीक होता। ऑप्शन ई ठीक होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत DDU-GKY के अंतर्गत लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए किस वेब मोबाइल आधारित टूल का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? वो किया जाता है कौशल पंजी का। ऑप्शन होगा ए राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। भारत में निम्नलिखित में से किस विधान के अंतर्गत तटीय विनिमय क्षेत्र CRZ अधिसूचित किया गया? तो किस में किया गया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में किया गया था। ऑप्शन होगा आपका डी राइट। देखिए इसकी आंसर की बनाने में काफ़ी टाइम लगता है इस पे जो डिस्कशन करने के लिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आप मिलाते रहिए क्वेश्चन को और करते भी रहिए, ठीक, कमेंट भी करिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 29वां क्वेश्चन क्या है। 29वां क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस NPRD 2025 का राष्ट्रीय कार्यक्रम किस ग्राम पंचायत में आयोजित किया गया था? तो किस में आयोजित किया गया था? ये किया गया था लोहना उत्तर ग्राम पंचायत मधुबनी बिहार में। ऑप्शन होगा बी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है, 2025 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिक्स के किस सदस्य नेता ने की है? तो इसमें कौन सा राइट होगा आपका? इसमें होगा ए राइट, लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा। ऑप्शन ए राइट होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 32वां क्वेश्चन क्या है। 32वां क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि दो बहुत करीब से संबंधित प्रजातियां जो एक ही तरह से संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं अनिश्चित काल तक एक साथ नहीं रह सकती? तो इसमें क्या होगा आपका? गॉस का नियम। ऑप्शन होगा बी राइट, ए नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप इसको इंग्लिश में भी कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा दिवस, ये कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पारिवारिक प्रकार के बायोगैस संयंत्रों का समर्थन करता है? तो कौन सा इसमें राइट होगा बताइए?
इसमें होगा आपका ए ऑप्शन राइट होगा। राष्ट्रीय बायोगैस खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम, ऑप्शन होगा ए राइट। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 34वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 34वां क्वेश्चन है स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता 2024 अभियान चुनौतीपूर्ण और सर्वाधिक गंदे स्थानों में परिवर्तन के लिए 3 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा इन स्तंभों में से एक नहीं है। इनमें से कौन सा एक नहीं है, तो इसमें होगा आपका सफाई का संचार, ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन क्या है। प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध जो 1757 में हुआ था। अपनी विजय के बाद अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब को किसे नियुक्त किया था, तो वो क्या था, मीर जाफर को नियुक्त किया था, ऑप्शन होगा बी राइट। ये किस किस के बीच हुआ था ये युद्ध, तो वो हुआ था रॉबर्ट क्लाइव के बीच। ठीक, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव था और बंगाल की जो सेना थी वो सिराज उद्दौला की सेना के बीच हुआ था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं 36वां क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला के कृमिक पोषी स्तरों पर रसायनों का संचय कहलाता है, तो ये कहलाता है जैव आवर्धन। ठीक है, ऑप्शन होगा आपका ए राइट, बायो मैग्निफिकेंस। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भूगोल में रुको और जाओ निश्चयवाद के नामक संकल्पना प्रस्तुत की थी। ये आपके PYQ में पूछा जा चुका है। ठीक, तो ये इसमें होगा आपका कौन सा, टेलर, ऑप्शन होगा सी राइट, ना कि डी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, गलती ना करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है उल्कापिंड के गिरने से निर्मित लोनार क्रेटर झील, जो कि महाराष्ट्र में है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये है आपका बुल्ढाना, ऑप्शन होगा आपका सी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था कि लोनार जो झील है वो कहाँ स्थित है, तो वो महाराष्ट्र में। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन है उभरते विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन 2025 के उद्घाटन के दौरान नवंबर 2025 में कौन सी योजना शुरू की गई थी। तो कौन सी योजना शुरू की गई थी वो बताएंगे आप लोग, कमेंट करके बताइए। देखिए इसमें होगा आपका सी ऑप्शन, अनुसंधान विकास और नवाचार योजना। ठीक है, सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि बात करें हम अगले क्वेश्चन की, तो क्या है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य अपनाया गया था। तो ये अपनाया गया था किसमें, लाहौर अधिवेशन में 1929 में हुआ है। तो इसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, वो नेहरू थे। ठीक, सूरत अधिवेशन की बात करें ये 1907 में हुआ है। और क्यों हुआ था, जो नर्म और गर्म दल थे उनके बीच जो बढ़ते मतभेद थे और टकराव के कारण ये हुआ था सूरत अधिवेशन। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे रासबिहारी बोस नहीं, घोष। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। लखनऊ अधिवेशन जो हुआ है 1916 में हुआ है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन थे, तो वो थे अंबिका चरण मजूमदार। अब बात करें कराची अधिवेशन जो कि 1931 में हुआ है, उसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 41वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 41वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा NDMA और UNDRR के मानक ढांचों के अनुसार आपदा जोखिम आकलन में प्रयुक्त संबंध का सही प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें होगा आपका ई ऑप्शन, इनमें से कोई सा भी सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 42वां क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है किस समाजशास्त्री ने सामीरपेट गांव का अध्ययन किया और इंडियाज चेंजिंग विलेज लिखी। तो किसने लिखी थी वो, कमेंट करिए और बताइए किसने लिखी थी। ये होगा SC दुबे, ऑप्शन होगा डी राइट। ठीक है, सी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है।
इंडिया एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 में मानव केंद्रित दृष्टिकोण को मानव संक्षिप्ताक्षर में समाहित किया गया था। एन का क्या अर्थ है? एन का क्या अर्थ है? तो इसमें होगा राष्ट्रीय शक्ति, नेशनल स्ट्रेंथ। चलिए देखते हैं आगे। ये कह रहा है रेपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को निम्न के बदले धन उधार देता है। तो इसमें क्या राइट होगा बताइए? इसमें होगा आपका सरकारी प्रतिभूति। ऑप्शन होगा सरकारी प्रतिभूतियाँ, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं 45वां क्वेश्चन। अब देखिए 45वें क्वेश्चन में क्या है? ये है डीआई का क्वेश्चन। तो इसको करेंगे सॉल्व। किस तरीके से होगा? अब देखिए कह रहा है 45 से 49 तक क्वेश्चन पूछे हैं। भारत बॉन्ड्स के लिए प्राप्त अंशदान जैसे कि कंपनी का है 2%, बैंक का है 4%, पब्लिक का है 18% और पेंशन फंड का है 32% और एनसीआर ये एनआरआई का है। एनआरआई का कितना है? तो वो है आपका 33% और एफआईआई का कितना है? वो है 11%। अब इसके आधार पर क्वेश्चन बनाए गए होंगे। हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, 45वां क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। अब ये कह रहा है एफआईआई। एफआईआई कितना है? एफआईआई था हमारा एफआईआई कितना था? 11% था। अब हमको कौन सा चाहिए? एनआरआई। एनआरआई कितने प्रतिशत है और बैंक कितने प्रतिशत है? एनआरआई था 33% और बैंक का कितना था? 2% था शायद। देख लेते हैं कितना है बैंक में। बैंक का 4% है। ठीक, यहाँ पे हम 4% लिख लेंगे। यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं एफआईआई का कितना है? आपका 11% है और एनआरआई का कितना है? एनआरआई का है हमारा 33% है और बैंक का कितना है? 4%। हमें ये चीज़ चाहिए इस क्वेश्चन में। अब देखते हैं हम क्वेश्चन को। अब एफआईआई कितना है? तो 11% है। 11% का मान हम कितना देखेंगे? तो वो है 33,000 करोड़ है इतने का मान। यदि हम 1% का निकालें तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 33,000 बटे कितना हो जाएगा? 11। 11 तिया 33, कितना बचेगा? 1% का हो जाएगा आपका कितना? तो ये हो जाएगा 3,000 करोड़। ठीक, अभी ये पूछ रहा है इसका एनआरआई का और बैंक का। एनआरआई कितना है? तो वो है आपका 33 और बैंक कितना है? ये है आपका 4%। यदि हम इन दोनों को जोड़ दें, ठीक, कितना हो जाएगा? ये 37%। अब यदि हमें 37 का मान निकालना है तो 3,000 को हम 37 से गुणा कर देंगे। 3,000 को 37 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आएगा आपका निकल कर 1,11,000 करोड़। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन कह रहा है यदि पब्लिक और पेंशन फंड के बीच योगदान राशि का अंतर। अब यदि हम पब्लिक और पेंशन फंड देख लें कितना है? पब्लिक 18 है, पेंशन फंड 32 है। पब्लिक कितना है? 18 और पेंशन फंड कितना है? 32। अब ये कह रहा है अंतर। यदि अंतर कह रहा है तो हम घटाएंगे इसको। तो 32 में से हम कितना घटाएंगे? 18 घटाएंगे। 12 में से 8 गए, कितना बचेगा? 4 और 2 में से 1 गया 1। तो ये आ गया 14%। कितना आ गया? 14%। अब 14% का मान यदि हम निकालें, 14% का मान हमें कितना दे रखा है? 5,000 करोड़ दे रखा है। 5,000 करोड़। ठीक है, यदि हम 1 का निकालेंगे तो इसको क्या करेंगे? 5,000 बटे 14 करेंगे और गुणा कितना करेंगे? यहाँ पे 100 करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? ये आएगा आपका 27,500।
नहीं 27,500 नहीं, ये आएगा 35,000 आपका 714। ऑप्शन होगा आपका डी राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है यदि कुल निवेश 55,000 करोड़ है, पेंशन फंड का कितना था, पेंशन फंड का था आपका 32 और पब्लिक का कितना था 18। अब इसमें क्या क्या बात हुई है, संयुक्त निवेश यानी कि दोनों का जुड़ा हुआ निवेश, यानी कि 32 एक और 18 एक, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 8 2 10, कितना बचेगा 1 और 3 और 1 4 और 1 5। यदि 50% का मान इतना है 55,000 करोड़, तो 50% का मान हमारा बचा। तो यदि हम इसको क्या करेंगे, तो इससे 2 से भाग कर देंगे इसको, तो कितना आ जाएगा, तो 2 दूनी 4 और यहाँ बचेगा 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, 2 0, 27,500 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन होगा डी राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि कुल अंशदान 55,000 करोड़ है, तो एनआरआई और पब्लिक द्वारा निवेशित राशि के बीच अंतर बताना है। निवेशित राशि के बीच अंतर बताना है। बताइए, कमेंट करिए और बताइए कौन सा सही होगा इसमें। यदि अंतर की बात हो रही है तो घटाना ही पड़ेगा, किस में से, एनआरआई में से हम घटाएंगे पब्लिक को। एनआरआई कितना था हमारा 33% और पब्लिक कितना था 18%। यदि हम इसको घटा दें, 13 में से 8 गया, कितना बचेगा 5 और 2 में से 1 गया 1, कितना आ गया 15%। यदि 15% का मान यदि हमको निकालें तो कैसे करेंगे इसको, 55,000 करोड़ तो 1 लिखेंगे, 55,000 करोड़ और यहाँ करेंगे आप 100 और यहाँ करेंगे आप 15। इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। तो इन 2 जीरो से हम ये 2 जीरो काट देंगे और इन दोनों की गुणा करेंगे, इन दोनों की 15 की गुणा हम 550 से करेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आएगा हमारा 8,250 करोड़। ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। यदि एनआरआई कितना था हमारा 33% और एनआरआई द्वारा निवेश 8,000 करोड़ है, तो कंपनी और ये एफआईआई जो कि कितना था हमारा, वो था 11% और द्वारा भारत बॉन्ड में संयुक्त निवेश कितना है, ये पूछा गया है। देखिए एनआरआई था हमारा 33%, यदि हम 33% का मान निकालें, 33% का मान कितना है, दे रखा है हमें 8,000 दे रखा है, 8,000 करोड़ दे रखा है। यदि इसको निकालेंगे तो हम इसको 33 को यहाँ पहुँचा देते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर रहा है कंपनी की बात कर रहा है, तो कंपनी में कितना था 2% था। देख लेते हैं एक बार, कंपनी का है कितना 2%। ठीक, चलिए देखते हैं कंपनीज का 2% है। यदि हम कंपनीज का 2% ले रहे हैं और किसका, देखिए अब उसके आगे देखते हैं क्वेश्चन को। कंपनी का तो हमने 2% लिया, लेकिन एफआईआई का हमने नहीं लिया, तो ये कितना है 11%। इनको क्या करेंगे हम, एफआईआई को कितना है 11% और 11 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 13%। यदि 13% को देखा जाए, इस तरीके से करेंगे क्वेश्चन को, 8,000 बटे कितना आया था हमारा 33 और गुणा कितने आया था, गुणा करेंगे हम 13 से इसको। यदि हम इसको करेंगे तो हमारा 13 से, ठीक, तो हमारा आएगा ये 51 पॉइंट कितना आएगा 51 आएगा। तो इसमें आपका ये ऑप्शन तो नहीं बैठ रहा है और इसमें होगा आपका ई ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि यहाँ 30 है और यहाँ पे 31 है। ठीक है, लगभग में होता तब तो इतना ही होता। ठीक, और होगा इसमें ई ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन है यहाँ से, देखिए स्नातक, एक तरफ स्नातक दी हैं, एक तरफ नगर दिए हैं ABCD करके, और एक तरफ स्नातक की संख्या दी गई है और एक तरफ स्नातकोत्तर की संख्या दी गई है। ठीक है, चलिए देखते हैं
क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50वां क्वेश्चन है। 50वां क्वेश्चन यहाँ देखिए, सभी नगरों में स्नातक और स्नातकोत्तर की संख्या कुल संख्या में कितना अंतर है। अंतर पूछा गया है। अंतर में हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे जितना आएगा वो, और इन सबको जोड़ेंगे जितना आएगा वो, इन दोनों को घटा देंगे आपस में से। ठीक, यदि हम देखिए यहाँ पे किया भी गया है 10 8300 और 91 200, इन दोनों को घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास में, 1000 बचेगा। ऑप्शन आ जाएगा सी राइट। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है नगर ए और बी में स्नातकों की संयुक्त संख्या। ए और बी मतलब स्नातकों की संख्या कह रहा है, तो ए और बी जो है ये है, ए और बी में ये दोनों जुड़ेंगे। ठीक, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में आगे, नगर ए और नगर ई। अब यहाँ बात हो रही है ए और ई की, ए की यहाँ बात हो रही है और ई की यहाँ बात हो रही है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे और फिर इन दोनों को जोड़ के क्या करेंगे, इन दोनों का अनुपात निकाल लेंगे। तो इन दोनों का अनुपात जो आएगा वो आएगा आपका ए। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, नगर ए, डी और एफ को मिलाकर स्नातकों और स्नातकोत्तर की कुल संख्या कितनी है। अब ए डी एफ में दोनों चीज़ें हैं। देखिए ए और डी और एफ, यही पूछा गया है ना तीनों में। इसमें भी पूछा गया है, इसमें ये पूछा गया है और इसमें भी पूछा गया है। कौन सा क्वेश्चन था, 52वां क्वेश्चन था। अब इन दोनों की संख्या को मिलाकर कुल संख्या बतानी है, कितना इसमें होगा। ठीक, चलिए इन तीनों को हम जोड़ लेते हैं। यदि हम तीनों को जोड़ें कितना हो रहा है, ये 16500 और दूसरा कितना है 15150 और फिर कितना है 10200 कितना हो जाएगा, 0 यहाँ हो जाएगा, 5 यहाँ हो जाएगा, 5 और 2 7 और 1 8 हो जाएगा, 6 5 11 का 1 हो जाएगा और 3 और 1 4 हो जाएगा। ठीक, अब ये क्या कह रहा है, तो इसमें 18 450 और दूसरा कितना है 10 500 और तीसरा कौन सा है इसमें 8000, 1 2 3। ठीक, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और 8 8 16 हो जाएगा और 2 और 1 3 हो जाएगा। यदि हम 41 को और ये 36 950 को जोड़ देंगे, 41 850 और कितना है 36 950, एक जीरो यहाँ, एक जीरो आ जाएगा पहले, 5 5 10 का जीरो 1 आ जाएगा और 8 9 8 17 18 का 8 हासिल 1 आ जाएगा, 6 और 1 7 और 1 8 आ जाएगा और 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 78 800 है ऑप्शन में, कोई से में 78 800 ऑप्शन होगा इसमें बी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 53वां क्वेश्चन। 53वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, नगर एफ में स्नातकों की संख्या उसी नगर में स्नातकोत्तर की संख्या में कितना प्रतिशत अधिक है। एफ में देखना है, एफ में देखना है। तो एफ में दोनों का अंतर निकालेंगे पहले। देखिए एक तरफ है 8000 और एक तरफ कितना है 10200। यदि हम इनका अंतर निकाल लेते हैं 10200 और 8, देखिए 10200 था एक तो, और एक कितना था 8000। कितना बैठ रहा है ये 0 0 2 बचेगा और 2 बचेगा, ये बैठ रहा है 2200। यदि हम 2200 को कितने से कर दें, ये 8000 को 8000 से भाग कर दें और कितने से, ये प्रतिशत है तो प्रतिशत में 100 निकाल लें। तो इन 3 जीरो से हम ये 2 जीरो, ये 2 और 1 3 यहाँ से कटेगा। यदि हम इसको करेंगे तो इसका लगभग कितना आएगा 22, ये 27.8 के आसपास आएगा। तो ऑप्शन होगा आपका ई होगा इसमें। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। 54वां क्वेश्चन क्या कह रहा है।
54वां क्वेश्चन कह रहा है ए, सी और ई और एफ शहरों में कुल मिलाकर स्नातकोत्तर की औसत संख्या कितनी है। अब देखिए, स्नातकोत्तर की संख्या पूछी गई है, तो हम ए सी ई एफ देखेंगे पहले। कह रहा है इसमें ए, सी और ई और एफ, इसमें क्या करना है, इन चारों को जोड़ना है, और इन चारों को जोड़ करके क्या करना है, 4 से भाग कर देना है। 4 से भाग कर देना है, जो भी संख्या यहाँ पे आएगी, ठीक है, उसको भाग करेंगे 4 से और काटेंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा औसत। ठीक, तो इसमें आएगा अब आपका 15, 175 के आसपास आएगा, ऑप्शन होगा आपका ए राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 55वां क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 1977 में फ़खरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद नए राष्ट्रपति चुने जाने तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया। तो किसने किया था, बी.डी. जत्ती। ऑप्शन होगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति पूछ रहा है तो ऑप्शन होगा बी.डी. जत्ती, ऑप्शन होगा आपका डी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है पार्टियों का 26वां कोप्स 26 जिसका ध्यान सतत विकास पर केंद्रित था, किस शहर में आयोजित किया गया था। तो ये किया गया था ग्लासगो में, ऑप्शन होगा आपका बी राइट, यूके में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 57वां क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की विधायिका एक सदनीय है। देखिए, तेलंगाना में 2 सदनीय हैं, बिहार में भी और उत्तर प्रदेश में भी और महाराष्ट्र में भी, लेकिन एमपी में 1 सदनीय है, तो ऑप्शन होगा आपका बी राइट। नेक्स्ट देखते हैं 58वां क्वेश्चन क्या है। 58वां क्वेश्चन है भारत के योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी आपकी 1950 में, मार्च 1950, ऑप्शन होगा बी राइट। ठीक है, ये नहीं होगा 1951, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है गरीबी और समानता संबंधी संक्षिप्त रिपोर्टों PEB निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी की जाती है। तो ये की जाती है विश्व बैंक द्वारा, ऑप्शन होगा आपका सी राइट। चलिए डी राइट होगा विश्व बैंक। 60वां क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है 60वां क्वेश्चन है समवर्ती चुनाव, जैसे कि एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति का गठन कब किया गया था। तो ये किया गया था आपका 2 सितंबर 2023 को किया गया था, ऑप्शन होगा आपका डी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कौन से अंतरिक्ष मिशन ने सबसे पहले मानवों पर चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतारा। तो ये था अपोलो 11। अपोलो क्या कौन सा था, ये 12 नहीं है, ये 11 है। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें ई राइट होगा जब 12 यहाँ पे लिखा है तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 62वां क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे। तो ये थे सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन होगा ए राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के दूसरे गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये थे आपके राजगोपालचारी, ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, डी हुआ राजगोपालचारी। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, भारत के पूर्वी तट पर उत्तर से दक्षिण। अब पूर्वी तट पर बात कर रहे हैं तो पूर्वी तट कौन सा होगा आपका, ये आपका पूर्वी तट है, ये वाला। ठीक, यहाँ ये जो है हल्दिया जो है यहाँ पे है, हल्दिया यानी कि पश्चिम बंगाल में है। ठीक, हल्दिया पहले पे आएगा ये। ठीक, अब ये बात कर रहा है दूसरे की, पारादीप की, ये है आपका ओडिशा में। ओडिशा कहाँ है, ओडिशा पश्चिम बंगाल के यहाँ पे है।
तो ओडिशा यहाँ पे यानी कि पारादीप यहाँ पे आ जाएगा। फिर बात करें विशाखापट्टनम, ये है आपका आंध्र प्रदेश में, तो ये आंध्र प्रदेश में आ जाएगा। चेन्नई है तमिलनाडु में, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इस हिसाब से आपका कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है, आपतित सौर विकिरण में प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण का क्या प्रतिशत है। तो इसमें होगा आपका 50% या उससे कम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 66वां क्वेश्चन क्या है। 66वां क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मार्क C10 डायलॉग बॉक्स खोलने वाला कीबोर्ड शॉर्टकट कौन सा है। तो ये होगा आपका डी, ALT शिफ्ट आई। नेक्स्ट देखते हैं 67 क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट का आविष्कार किसने किया। MS पावर पॉइंट का आविष्कार किसने किया था। 67वां क्वेश्चन के लिए कमेंट करेंगे कौन सा इसमें राइट है। इसमें होगा आपका रॉबर्ट गेसिकन्स और डेनिस ऑस्टिन, ऑप्शन सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 68वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में CTRL5 का क्या कार्य है। 68 नंबर के लिए कमेंट करेंगे कौन सा होगा, स्ट्राइक थ्रू फॉर्मेटिंग लागू करें या हटाएं, ऑप्शन सी राइट होगा इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे जो क्वेश्चनों में टाइम लगा वो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चनों में थोड़ा टाइम लगा, ठीक है, और थोड़ा यहाँ पे भी टाइम लगा, ठीक है। अभी इतना नहीं लग रहा है, मैथ रीजनिंग में ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का घटक नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम का घटक नहीं है, तो इसमें होगा आपका कंपाइलर, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं 70वां क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, MULTICS ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया है। तो PL1 में लिखा गया है, PLI में, ठीक, पैरा लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 71वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट के मार्जिन में संशोधन दिखाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा फीचर उपयोग किया जाता है। कौन सा फीचर उपयोग किया जाता है, तो इसमें ऑप्शन ई होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 72 नंबर के लिए क्वेश्चन है, UNIVAC का पूरा नाम क्या है। तो इसमें होगा आपका यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑप्शन होगा डी, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, सिस्टम स्टार्टअप के दौरान बूट स्टेप लोडर द्वारा डिस्क के किस पार्ट को एक्सेस किया जाता है। ये होगा आपका ब्लॉक 0, ऑप्शन होगा ए राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, कौन सा हेडूप यूटिलिटी RDBMS HDFS के बीच संचरित डेटा ट्रांसफ़र करता है। तो इसमें होगा आपका स्कूप, ऑप्शन होगा सी राइट। चलिए 75 नंबर के लिए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लाइवर ऑफिस राइटर के लिए डिफ़ॉल्ट फाइलें एक्सटेंशन है। इसमें होगा आपका ODT, ऑप्शन होगा डी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वेब पेज बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली मानक फ्रंट एंड स्टार्टअप भाषा है। तो कौन सी है इसमें, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन होगा आपका बी राइट, HTML। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दावली में GIGO शब्द का अर्थ है। इसमें होगा आपका गार्बेज इन और गार्बेज आउट, ऑप्शन होगा बी।
नेक्स्ट देखते हैं 78। क्वेश्चन क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कनेक्शन कमांड किस टैब के अंतर्गत पाया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कनेक्शन कमांड किस टैब के अंतर्गत पाया जाता है, तो ये पाया जाता है डेटा के अंदर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है एमएस पावर पॉइंट में बैक स्टेज व्यू किस टैब के माध्यम से एक्सेस किया जाता है। ये होगा आपका फाइल के माध्यम से, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है, ब्लूटूथ तकनीक का नाम किस ऐतिहासिक व्यक्ति के नाम पर रखा गया है। किस ऐतिहासिक व्यक्ति के नाम पर रखा गया है, तो ये रखा गया है गोमर्सन के नाम पर, तो ऑप्शन होगा आपका ई राइट होगा, इनमें से कोई नहीं है बाकी। नेक्स्ट देखते हैं 81वां क्वेश्चन क्या है। 81वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची दी गई हैं, उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय दिए गए हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय, दूसरी तरफ स्थान। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है, तो वो है वाराणसी में। छत्रपति साहू शिवाजी महाराज कानपुर में है, और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कहाँ है, झांसी में है, और भीमराव अंबेडकर है आपका आगरा में। तो इस तरीके से आपको पहले का 2 और बी का 3rd, पहले का 2 बी का 3rd ऑप्शन होगा आपका डी राइट। चलिए 82वां क्वेश्चन देखते हैं। 81 तो ये है, 82 यहाँ है, ठीक। चलिए क्या है क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 की मेजबानी की है। 82 नंबर के लिए कमेंट करेंगे, तो वो है आपका गोरखपुर, ऑप्शन होगा ए राइट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये है आपका लखीमपुर खीरी में, ऑप्शन डी राइट होगा। चलिए देखते हैं आगे क्या है क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे संपूर्णानंद, ऑप्शन होगा ए। आगे बढ़ते हैं देर ना करते हुए। क्वेश्चन क्या है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, जिसे सब्जियों के लिए राष्ट्रीय संदर्भ खाद्य प्रयोगशाला के रूप में मान्यता प्राप्त है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। ये होगा आपका वाराणसी, ऑप्शन हो जाएगा डी राइट। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन से मंदिर स्थल गुप्त काल से संबंधित हैं। देखिए देवगढ़ का जो है 10 अवतार मंदिर है, देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर है, और भीतर एक है कानपुर का भीतरगांव मंदिर, तो ऑप्शन है आपका सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 87 नंबर क्या है। क्वेश्चन है, कानपुर में वानिकी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई थी। कानपुर में वानिकी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1988 में, ऑप्शन ए ही राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 88 नंबर के लिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में स्थित देवा शरीफ दरगाह निम्नलिखित में से किस सूफी संत से संबंधित है। ये है आपका हाजी वारिस अली शाह से, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की कौन सी हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका को ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता है। कमेंट करिए और बताइए कौन सा इसमें सही होगा। इसमें होगा आपका गिरिजा देवी, ऑप्शन होगा डी राइट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओडीपी योजना के तहत चयनित काला नमक चावल को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है बुद्ध चावल या बौद्धा चावल, बौद्धा राइस। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे 91 क्वेश्चन की तरफ, 91 की तरफ। क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश के भीमनगर जिले का नाम बदलकर संभल किस वर्ष में रखा गया था। ये रखा गया था 2012 में, ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। वो मनाया जाता है 24 जनवरी को,
डी राइट होगा। चलिए 93 देखते हैं। 93 में क्या है, उत्तर प्रदेश में 2025 में कौन सा पक्षी अभ्यारण्य पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। 93 इसमें होगा आपका पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, गोंडा में। गोंडा। बात करें नवाबगंज की तो वो है उन्नाव में। और लाख की बात करें, लाख बहोशी पक्षी अभ्यारण्य की, तो ये है कन्नौज में। और बात करें शांडी पक्षी अभ्यारण्य की तो ये है आपका हरदोई में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री 2025 से सम्मानित किया गया। इसमें होगा आपका सोनिया नित्यानंद। ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा नहीं लिखा गया था। नहीं लिखा गया था, गोदान, निर्मला, गबन या आनंद मठ। तो इसमें होगा आपका आनंद मठ, जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, कुंवर दिग्विजय सिंह बाराबंकी उत्तर प्रदेश के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी किस खेल से संबंधित थे। तो ये थे आपके हॉकी से। ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, किस महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। तो ये थी आपकी सूरसेन की। ऑप्शन होगा ए। वत्स की जो राजधानी थी वो थी कौशाम्बी। काशी की थी आपकी वत्स की कौशाम्बी, और काशी की थी आपकी वाराणसी, और कौशल की श्रावस्ती और कुशावती। ठीक, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा लॉन्च किए गए त्रिनेत्र 2 एप्लीकेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे जनवरी 2017 में पूरे उत्तर प्रदेश में यातायात उल्लंघनों की निगरानी के लिए लॉन्च किया गया था। ये 2017 नहीं है, 2024 के आसपास किया गया है, तो ये आपका गलत है। यह पहचान के उद्देश्य के लिए मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। ये सही है। यह पूरे राज्य में विचाराधीन कैदियों की स्थिति को ट्रैक करने के लिए अंडर ट्रायल मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़ा हुआ है। ये भी ठीक है। 2 और 3 राइट होंगे इसमें। ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट देखते हैं 99 क्या कह रहा है। स्वतंत्रता के तुरंत बाद संयुक्त प्रांत के पहले भारतीय पुलिस महानिरीक्षक आईजीपी कौन थे। 99 तो ये होगा आपका BN लाहिड़ी। ऑप्शन होगा बी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्या है क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में कौन सा थर्मल पावर प्लांट स्थित है। इसमें होगा आपका रोसा थर्मल पावर प्लांट। ऑप्शन होगा डी राइट। ठीक है, जवाहर थर्मल पावर प्लांट कहाँ है, ये है आपका एटा में। और अनपरा थर्मल पावर प्लांट है आपका सोनभद्र में। और परीक्षा थर्मल पावर प्लांट कहाँ है, झांसी में। आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।